नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुमाऊं क्लासेस में। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आप लोग के सामने एक नई क्लास के साथ। और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि होगी एंशिएंट हिस्ट्री पर। और इस सीरीज में हम प्राचीन समय में भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण को जानेंगे। इस सीरीज में आपको लगभग 4-5 वीडियो देखने को मिलेंगी और प्रत्येक वीडियो में हम प्राचीन भारत पर अलग अलग विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमणों को विस्तार पूर्वक पढ़ने से पहले आइए इसका एक क्रम समझ लेते हैं। तो भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला वंश था वो था ईरान का हकमनी वंश। ठीक है, ईरान के हकमनी वंश ने सबसे पहले आक्रमण किया था प्राचीन भारत में। उसके बाद यूनानी लोगों ने आक्रमण करा था। यूनानी जिन्हें हम ग्रीक भी कहते हैं, और इनमें प्रमुख नाम आएगा सिकंदर का। उसके बाद इंडो ग्रीक लोग आए थे जिन्हें हम हिंदू यूनानी कहते हैं। उसके बाद शक लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था जिन्हें हम सीथियंस कहते हैं। शकों के बाद पहलव वंश ने भारत पर आक्रमण किया था जिन्हें हम पर्थियन कहते हैं इंग्लिश में। पहलव के बाद कुषाण लोग आएंगे जो करेंगे भारत पर आक्रमण। तो इतने वंश के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे सबसे पहले हमें पढ़ना है हकमनी वंश के बारे में, जो कि पहला वंश था भारत पर आक्रमण करने वाला प्राचीन समय में। उसके बाद यूनानियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी ग्रीक के बारे में पढ़ेंगे। फिर इंडो ग्रीक, फिर शक, फिर पहलव और फिर पढ़ेंगे हम कुषाणों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से, यानी आज की हम इस वीडियो में जानेंगे हकमनी वंश के बारे में। दोस्तों, मौर्य काल से पहले यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद हुआ करता था मगध। दोस्तों, जो मगध था वो शक्तिशाली जनपद जरूर हुआ करता था, लेकिन जो मगध का क्षेत्र था, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा सीमित था। मैं मौर्य काल से पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मौर्य काल आते आते तो जो मगध का क्षेत्र था वो अफगानिस्तान तक फैल गया था, वो बात अलग है। लेकिन ये बात चल रही है यहाँ पर मौर्य काल से पहले की। तो मौर्य काल से पहले जो था वो मगध का क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा सीमित था। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं कि जो मगध का क्षेत्र था मौर्य काल से पहले वो सिर्फ मध्य भारत तक ही सीमित था। लेकिन जो भारत का जो पश्चिमोत्तर वाला इलाका पड़ता है, यानी जो वर्तमान में जो सिंध वाला इलाका पड़ता है, जो पाकिस्तान में सिंध वाला इलाका पड़ता है, गांधार वाला इलाका पड़ता है, ठीक है, वहाँ तक मगध का क्षेत्र विस्तृत नहीं हो पाया था मौर्य काल से पहले। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो पश्चिमोत्तर वाला इलाका होता है वहाँ पर क्या होते हैं, जो राज्य होते हैं वो छोटे छोटे राज्यों में टूट जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ के राज्य छोटे छोटे राज्यों में टूटने लग जाते हैं, जिसमें एक प्रमुख राज्य जो थे वो कंबोज थे, कोई गांधार वाला इलाका था, कुछ मद्र वाला इलाका था, ये सब प्रमुख राज्य थे उसमें। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में क्या था, एक ऐसी शक्ति का अभाव था जो इन सबको आपस में जोड़ सके। ठीक है, तो ये सभी क्षेत्र उस समय विभाजित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो विदेशी शक्तियाँ होती हैं उनका ध्यान भारत के इस भूभाग की तरफ आकर्षित होता है। ठीक है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण हो जाता है जो कि होता है ईरानियों के द्वारा। और ईरान का हकमनी वंश क्या करता है, भारत पर पहला आक्रमण करता है। हकमनी साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय साइरस द्वितीय को जाता है, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य ईरान में हकमनी साम्राज्य की नींव रखी थी। जो साइरस द्वितीय थे वो पारसी धर्म को फॉलो करते थे। अब जो साइरस द्वितीय थे वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने थोड़े ही समय में जो पश्चिम एशिया वाला इलाका होता है उसको पूरा जीत लिया था और अपने साम्राज्य में मिला लिया था। साइरस ने सिंध के पश्चिम में भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं उन पर विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन जो साइरस द्वितीय हैं वो अभी भी भारत पर आक्रमण करने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए थे। उसके बाद जो साइरस द्वितीय होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है कैस्पियन सागर में। एक जनजाति होती है, उनका नाम होता है डरवाइक जनजाति। तो डरवाइक जनजाति के खिलाफ ये लड़ रहे होते हैं और इनकी कैस्पियन सागर के आसपास मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो साइरस द्वितीय होते हैं उनके बेटे राजा बनते हैं और उनका नाम होता है कैम्बिसीस द्वितीय। तो कैम्बिसीस द्वितीय जो होते हैं वो साइरस द्वितीय के बेटे होते हैं, वो राजा बनते हैं। लेकिन जो कैम्बिसीस द्वितीय होते हैं वो अपने जो पिताजी का साम्राज्य होता है उसका विस्तार नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, तो ज़्यादातर उस टाइम पर जो ईरान में गृह युद्ध चल रहे थे तो वो गृह युद्ध में उलझे हुए थे और अपने पिताजी का साम्राज्य वो विस्तार नहीं कर पाते हैं। ठीक है,
तो उसके बाद क्या होता है, जो हकमनी साम्राज्य होता है उसका भारत की ओर कोई भी विस्तार नहीं हो पाता है। थोड़ी बहुत कोशिश करी थी साइरस द्वितीय ने, लेकिन जो कैम्बिसेस द्वितीय जब राजा बनते हैं तब वो गृह युद्ध में उलझे रहते हैं, तो भारत की तरफ वो विस्तार बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जो अगले राजा बनते हैं वो बनते हैं डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम एक ऐसे राजा थे जिसने सबसे पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये पहले ईरानी राजा थे, या कह सकते हैं ये अपने वंश के पहले यानी हकमनी वंश के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है, डेरियस प्रथम, जिन्हें हम दारा प्रथम भी कहते हैं। डेरियस प्रथम ने जो इलाके हैं, गांधार का इलाका है, कंबोज का इलाका है, इन सब पर अधिकार स्थापित कर लिया था, यानी इन सब क्षेत्र को जीत लिया था। दारा प्रथम के हमें अभिलेख मिलते हैं, 3 अभिलेख इनके प्रमुख हैं, और इन अभिलेखों से पता लगता है कि जो दारा प्रथम है उनका जो साम्राज्य है वो सिंधु नदी के तट पर फैला हुआ था। ठीक है, अब सिंधु नदी कहाँ बहती है, तो पाकिस्तान में बहती है, यानी इनका जो साम्राज्य था डेरियस प्रथम का वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। उसके बाद जो डेरियस प्रथम होते हैं, जिन्हें हम दारा प्रथम भी कहते हैं, उनका बेटा राजा बनता है, और जो उनका बेटा राजा बनता है तो उनका बेटा भी काफी चालाक होता है, और वो अपने पिताजी द्वारा जो साम्राज्य फैलाया गया होता है उसको काफी हद तक सुरक्षित रखता है। लेकिन जो जरकीस होता है वो यूनानियों के द्वारा परास्त हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो जरकीस थे वो किनके बेटे थे, तो वो डेरियस प्रथम के बेटे थे, और काफी हद तक उनने अपने पिताजी का साम्राज्य सुरक्षित रखा, लेकिन बाद में यूनानियों के द्वारा वो भी क्या हो गया, परास्त हो गए। अब जो जरकीस थे, जरकीस ने क्या करा था, अपनी फौज में भारतीयों को भी शामिल करा था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हकमनी साम्राज्य जो था उनका कौन सा राजा ऐसा था जिसने अपनी फौज में भारतीयों को शामिल किया था, तो वो था जरकीस। और जरकीस किनका बेटा था, तो वो दारा प्रथम यानी डेरियस प्रथम का बेटा था। जरकीस की मृत्यु के बाद और भी बहुत सारे राजा आते हैं हकमनी साम्राज्य में, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट राजा नहीं है। उसके बाद आपको इसका अंतिम राजा पढ़ना है। ठीक है, यानी हकमनी साम्राज्य जो कि पारसी थे, उनका जो अंतिम सम्राट था वो था दारा तृतीय यानी दारा थर्ड। कहते हैं जो दारा तृतीय यानी दारा थर्ड था वो काफी ज्यादा शक्तिशाली शासक था, लेकिन सिकंदर ने इसको हरा दिया था। सिकंदर और इसके दारा तृतीय के बीच में एक युद्ध होता है, उसका नाम होता है अरबेला का युद्ध। ठीक है, जिसे गैगामेला युद्ध भी कहते हैं। ये युद्ध हुआ था 331 ईसा पूर्व में, और यहाँ पर सिकंदर ने दारा तृतीय को बुरी तरह से परास्त कर दिया था। इस तरह क्या होता है, जो पारसियों का वंश होता है हकमनी वंश, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो कौन करता है उसको, यूनानी सिकंदर उसको क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो ये था हकमनी वंश के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि जो हकमनी साम्राज्य था यानी ईरानी साम्राज्य था, उन्होंने भारत पर आक्रमण करा, तो उसका भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले ईरानियों की जो अरमाइक लिपि होती है उसका प्रचार प्रसार भारत में हुआ था। ठीक है, यानी ईरानी जब यहाँ आए तो अपने साथ वो अरमाइक लिपि भी लेकर आए थे जो भारत में फैली थी। उसके बाद जो अभिलेख उत्कीर्ण करने की जो कला होती है वो भी प्रारंभ हो गई थी भारत में। ठीक है, हम जो क्या करते हैं, अभिलेख को उत्कीर्ण कराते हैं, अभिलेख छपवाते हैं, उसका भी काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार भारत में हो गया था। यानी कह सकते हैं जो प्रथा थी अभिलेख छपवाने की वो चालू हो गई थी भारत में। उसके बाद जो ईरानी थे वो लोग समुद्र के रास्ते से आए थे, तो समुद्री मार्गों की खोज हो गई थी, जिससे क्या हुआ था, जो विदेशी व्यापार था उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिला था। ठीक है, समुद्री मार्गों की खोज से क्या हुआ था, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला था। उसके बाद आपने एक पढ़ा होगा खरोष्टी लिपि। ठीक है, जब ईरानी लोग आए तो जो हमारी खरोष्टी लिपि है उसका भी काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था भारत के पश्चिमोत्तर वाले इलाकों पर। ठीक है, जैसे वहाँ से अरमाइक लिपि हमने सीखी और यहाँ से खरोष्टी लिपि जो थी वो हमारी जो उसका खरोष्टी लिपि थी उसका क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ पश्चिमोत्तर भारत में। तो दोस्तों ये था हकमनी साम्राज्य के बारे में। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसमें काफ़ी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने सब कवर कर लिए। ठीक है, तो हम अब मिलते हैं अगली वीडियो में। हम अगला आक्रमण पढ़ेंगे जो कि हमारा होगा यूनानी आक्रमण। ठीक है।